हेलो बच्चों, आज हम अपनी संचयन भाग 1 पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है स्मृति और इसका जो लेखक है वो है श्री राम शर्मा। ये कक्षा 9वीं का पाठ है और ये भी एक पाठ जो है आपका संस्मरण है। श्री राम शर्मा का जन्म 1896 और मृत्यु 1990 में हुई थी। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की उस घटना का वर्णन कर रहा है जब वह केवल 11 साल के थे और उसके बड़े भाई ने उससे कुछ महत्वपूर्ण चिट्ठियों को डाकघर में डालने के लिए भेजा था और उसने गलती से वो चिट्ठियां एक पुराने कुएं में गिरा दी थी। उन चिट्ठियों को उस कुएं से निकालने में लेखक को क्या क्या कठिनाई हुई, उन सभी का जिक्र लेखक ने यहाँ किया है। लेखक यहाँ यह भी समझाना चाहता है कि बचपन के वो दिन कितने खास थे और वो उन दिनों को बहुत याद करता है। तो बच्चों, ये था इसका पाठ प्रवेश। अब मैं स्मृति पाठ का सार आपको समझाती हूँ सरल शब्दों में। और इस पाठ के अगर आपको नोट्स तैयार करने हैं, प्रश्नोत्तर देखने हैं, तो आप भाषाज्ञान.com पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये पाठ ऑडियो में सुनना है तो आप Spotify और गाना.com पर जाकर भी इसकी ऑडियो सुन सकते हैं। लेखक 1908 ईस्वी में घटित एक घटना का वर्णन कर रहा है। उस समय कड़ी सर्दी पड़ रही थी। शाम के 3:30 या 4 बजे होंगे जब लेखक अपने कई साथियों के साथ झरबेरी के पेड़ तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि तभी गांव के पास से एक आदमी ने लेखक को जोर से आवाज लगाकर पुकारा और कहा कि लेखक के भाई लेखक को बुला रहे हैं, इसलिए उसे जल्दी ही अपने घर लौट जाना चाहिए। लेखक उस आदमी की बात सुनकर घर की ओर चलने लगा। लेखक के साथ लेखक का छोटा भाई भी था। लेखक के मन में उसके बड़े भाई साहब से मार पड़ने का डर था, इसलिए वह उदास सा घर की ओर चल रहा था। जब लेखक ने आंगन में भाई साहब को कोई पत्र लिखते पाया तब उसके मन से पिटने का डर दूर हो गया। जब लेखक और उसके छोटे भाई को लेखक के भाई साहब ने देखा तो भाई साहब ने उन दोनों से कहा कि उनके द्वारा लिखे गए पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर में स्थित डाकखाने में डाल आओ। तेजी से जाना जिससे शाम की डाक में उनकी चिट्ठियां निकल जाए, ताकि ये चिट्ठियां जल्द ही वहां पहुंच जाएं जहां उन्हें भेजा जाना है, क्योंकि वे बहुत जरूरी थी। वे दिन जाड़े के दिन थे तो साथ ही ठंडी हवा के कारण उन दोनों को कपकपी भी लग रही थी। लेखक और लेखक के भाई ने कानों को धोती से बांधा। लेखक की मां ने रास्ते में दोनों को खाने के लिए थोड़े से भुने हुए चने और एक धोती में बांध दिए। दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से उन लोगों को इतना प्यार था जितना लेखक आज की उम्र में राइफल से भी नहीं करता। लेखक कहता है कि उसने ना जाने कितने सांपों को उस डंडे से मारा था। चिट्ठियों को लेखक ने अपनी टोपी में रख लिया था क्योंकि लेखक के कुर्ते में जेबें नहीं थी। उछलते कूदते बहुत ही जल्दी गांव से 220 गज दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक बहुत ही भयंकर काला सांप गिरा हुआ था। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली लेखक की टोली पूरी तरह बंदर की टोली कही जाती थी। अपनी टोली की शरारतों के किस्सों में से एक किस्सा सुनाते हुए लेखक कहता है कि एक दिन लेखक और लेखक की टोली स्कूल से लौट रहे थे कि उनके कुओं में पंजे के बल उचक्कर झांकने की सूझी। लेखक ने कुएं में झांककर एक पत्थर फेंका क्योंकि उसको जानना था कि उसकी आवाज कैसी होती है। उसकी आवाज को सुनने के बाद उन्होंने अपनी आवाज की गूंज को कुएं में सुनने की सोची, परंतु कुएं में जैसे ही पत्थर गिरा वैसे ही एक फुसकार सुनाई पड़ी और मक्खनपुर से लौटते समय लेखक और लेखक के साथी हर दिन उस कुएं में पत्थर डाला करते थे। लेखक कुएं में पत्थर डालने के लिए कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई भी लेखक के पीछे इस तरह चल पड़ा जैसे बड़े हिरन के बच्चे के पीछे छोटा हिरन का बच्चा चल पड़ता है। लेखक ने कुएं के किनारे से एक पत्थर उठाया और उछालकर एक हाथ से टोपी उछालते हुए सांप पर पत्थर गिरा दिया, परंतु लेखक पर तो बिजली से गिर पड़ी क्योंकि उसी समय जो घटना घटित हुई वह घटना के कारण लेखक को यह भी याद नहीं रहा कि सांप ने फुसकार मारी है या नहीं, पत्थर सांप को लगा या नहीं। यह घटना थी टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर जाने की। लेखक की आंखों में निराशा, पिटने का भय और घबराहट से रोने का उफान आता था। लेखक की पलकें उसके भीतरी भावों को रोकने का प्रयास कर रही थी, परंतु उसके गालों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। उस समय लेखक को माँ की गोद की याद आ रही थी। उसका जी चाह रहा था कि उसकी माँ आए, उसे छाती से लगाए और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां तो फिर से लिखी ही जाएंगी, रोने की कोई बात नहीं है। लेखक का मन कर रहा था कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दे और घर जाकर ये झूठ बोल दे कि वो दोनों चिट्ठियां डाल आए हैं, पर उस समय लेखक झूठ बोलना जानता ही नहीं था। लेखक कहता है कि यदि मन में किसी काम को करने का पक्का विचार कर लिया तो कितनी भी परेशानी आए
आप उस काम को कर ही लोगे। मतलब जिस काम को करने का पक्का विचार कर लिया जाए तो परेशानी अपने आप ही कम हो जाती है। लेखक की परेशानी भी दूर हो गई क्योंकि लेखक ने कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय कर लिया था। यह बहुत ही भयानक निर्णय था क्योंकि नीचे कुएं में भयंकर काला सांप था। परंतु लेखक कहता है कि जो मरने को तैयार हो उसे किसी भी भयानक चीज से क्या। लेखक कहता है कि उसका छोटा भाई रो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि लेखक की मौत उसे नीचे बुला रही है। कहने का तात्पर्य है कि उसे लग रहा था कि अगर लेखक नीचे कुएं में गया तो वह सांप उसे जरूर काट लेगा और वह मर जाएगा। लेखक को कुएं में जाने के लिए रस्सी की आवश्यकता थी। उनके पास अपने कपड़ों की ही रस्सी बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। एक धोती लेखक की, एक छोटे भाई की और एक वह जिसके लेखक की माँ ने चने बांधे थे, दो वह जो डंडे से बचने के लिए कानों में बंधी हुई थी। सब धोतियां मिलाकर 5 धोतियां थी। उन सबको और कुछ कुएं के पास पड़ी रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। लेखक कुएं में धोती के सहारे जाने लगा तो उसका छोटा भाई रोने लगा। लेखक ने उसे भरोसा दिलाया कि लेखक कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार देगा और लेखक को भी यह विश्वास था कि नीचे पहुंचते ही सांप को मार देगा। इस विश्वास का कारण यह था कि इससे पहले भी लेखक ने अनेक सांप मारे थे। लेकिन कहता है कि जब वह कुएं में उतर रहा था, जब कुएं के धरातल से वह 4-5 गज ऊपर होगा, तब लेखक ने ध्यान से नीचे को देखा। लेखक ने जो देखा उसे देखकर लेखक हैरान हो गया। कुएं के धरातल पर सांप अपना फन फैलाकर धरातल से 1 हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। लेखक हमारी जानकारी के लिए कहता है कि कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। नीचे तो वह मुश्किल से 1.5 गज से अधिक ही होगा। ऐसी दशा में कुएं में लेखक सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। वह भी ऐसी स्थिति में जब सांप लेखक से दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरना तो लेखक को कुएं के बीच में ही था क्योंकि लेखक का साधन यानी उनके द्वारा बनाई गई वह धोती की रस्सी बीचों बीच ही लटक रही थी। लेखक कहता है कि ऊपर से लटक कर तो सांप को मारा नहीं जा सकता था। सांप को मारने के लिए कुएं में उतरना ही था। लेखक को एक उपाय सूझा। लेखक ने दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए ही अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते हुए कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूं करके उस मिट्टी पर मुंह मारकर हमला किया। लेखक के पैर भी दीवार से हट गए और लेखक की टांगे कमर से लटकती हुई समकोण बनाती रही। इससे लेखक को यह फायदा हुआ कि लेखक को सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। लेखक ने झूलकर अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के देने के साथ ही वह अपने शत्रु के सामने कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। लेखक और सांप दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। लेखक कहता है कि सांप को आंखों द्वारा सुनने वाला कहा जाता है क्योंकि सांप के कान नहीं होते। लेखक कहता है कि उस स्थिति ने वह स्वयं भी आंखों से सुनने वाला हो रहा था क्योंकि उसकी बाकी की इंद्रियां काम नहीं कर रही थी। लेखक कहता है कि लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी जगह होनी चाहिए जिससे वे घुमाए जा सकें। एक तरीका और था कि सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहाने पर खड़ा होना था। यानी फन या उसके समीप का भाग ना दबा तो फिर वह सांप पलटकर जरूर काटता, और अगर हिम्मत करके लेखक फन के पास दबा भी देता तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को वह कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां सांप के पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक लेखक की और थी। लेखक तो चिट्ठियां लेने के लिए कुएं में उतरा था। अब तक सांप ने कोई वार नहीं किया था, इसलिए लेखक ने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। लेखक के पास मारना, बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये 2 रास्ते थे। या तो वो मार सकता था या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, 2 ही रास्ते उसे दिखाई दे रहे थे। इसलिए लेखक कहता है कि पहला कार्य तो लेखक की शक्ति के बाहर था। मजबूर होकर लेखक को दूसरा रास्ता का सहारा लेना पड़ा। लेखक कहता है कि जैसे ही उसने सांप की दाई और पड़ी चिट्ठियों को डंडे से अपनी ओर बढ़ाया, वैसे ही सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठियों की ओर बढ़ा और जैसे ही चिट्ठियों के पास पहुंचा, सांप की फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। वह और कुछ नहीं बल्कि विष था। लेखक के भाई को लगा कि लेखक को सांप के काटने से मौत हो गई है। लेखक को सांप के काटने से होने वाले दर्द और लेखक से बिछुड़ जाने का ख्याल से ही लेखक के छोटे भाई के कोमल हृदय को धक्का लगा। भाई के प्यार के ताने बाने को चोट लगी। उसकी चीख निकल गई, अर्थात बहुत अधिक डर गया वो। लेखक ने दोबारा फिर से उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की कोशिश की। इस बार सांप ने फिर से वार किया और इस बार वह डंडे से चिपक ही गया।
जब लेखक ने डंडे को अपनी ओर खींचा तो लेखक और सांप की स्थिति बदल गई। लेखक ने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के किनारे में बांध दिया और छोटे भाई ने उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। लेखक को डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेखक कहता है कि चिट्ठियां हासिल करने के बाद अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना लेखक से अब नहीं हो रहा था। अब लेखक ने 15-20 फुट बिना पैर के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता है, परंतु उस समय 11 वर्षीय अवस्था में लेखक केवल हाथों के सहारे पैरों के बिना 36 फुट चढ़ा। शरीर को अच्छी तरह साफ करके धोती कुर्ता पहन लिया। किशनपुर के एक लड़के ने लेखक को कुएं से बाहर आते देख लिया था। उस लड़के से लेखक ने बहुत आग्रह किया कि वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे। ये सब करने के बाद वे लोग आगे बढ़े। सन 1915 में लेखक ने मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद ये सारी घटना अपनी माँ को सुनाई। नम आंखों से माँ ने लेखक को अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को अपने पंख के नीचे छिपा लेती है। लेखक अपने बचपन के उन दिनों को याद करते हुए कहता है कि वे कितने अच्छे दिन थे। उस समय राइफल नहीं होती थी, डंडा होता था और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम आश्चर्यजनक और भयानक नहीं होते थे। तो बच्चों, ये था इस पाठ का सार। आपको पाठ समझ में आया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।